दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये हिंदी प्रैक्टिस सेट है। हिंदी प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे जन्म हुआ है? पाली भाषा से, बी नंबर है प्राकृतिक भाषा से, सी नंबर है अपभ्रंश से, डी नंबर है संस्कृत से। तो हमारा जो हिंदी भाषा है उसका जन्म कैसे हुआ है? सबसे पहले है संस्कृत। संस्कृत है, ठीक है, हमने कहा ठीक, बिल्कुल सही है, संस्कृत है। हमने माना कि संस्कृत भाषा है। संस्कृत में वैदिक संस्कृत थी और लौकिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत मतलब होता है जो वेद या पुराण में भाषा लिखी गई थी वे संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, इसीलिए वैदिक संस्कृत बोलते हैं। लौकिक संस्कृत मतलब ये होता है कि जो पहले क्या होता था, जैसे आर्य समाज लोग थे, तो आर्य समाज लोग क्या करते थे, वो संस्कृत भाषा में बात करते थे, संस्कृत पढ़े लिखे हुए थे। तो ये हो गया लौकिक, मतलब होता है कि समाज में जो भाषा बोली जाती है उसको लौकिक बोलते हैं। जो आज के समय पर हिंदी बोली जाती है समाज में, तो उसको बोलते हैं लौकिक होता है। ठीक है, तो संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में अगर अगर उसके अंतर्गत पूछ लेता है कि वैदिक संस्कृत है कि लौकिक संस्कृत है, तो वैदिक संस्कृत फिर लौकिक संस्कृत है, ये संस्कृत भाषा के अंतर्गत आएगा। संस्कृत भाषा के बाद है पाली। अच्छा, पाली जो है ये बौद्ध धर्म की भाषा थी। पाली गौतम बुद्ध की भाषा थी। इन्होंने जितने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में थी, पाली भाषा होती है। ठीक है, उसके बाद है जैन धर्म की बात की जाती थी, क्योंकि जो गौतम बुद्ध है उसके बाद जो है बुद्ध के बाद जैन धर्म आता, इसलिए प्राकृतिक भाषा, प्राकृत भाषा होती है, प्राकृति नहीं प्राकृत भाषा होती है, प्राकृतिक भाषा होती है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, उसके बाद अपभ्रंश। अच्छा, अपभ्रंश के बाद अवहट। अवहट कोई भाषा नहीं है, अवहट मतलब होता है कुछ हटके। भाई अपभ्रंश क्या होता था, जैसे हमने भाषा का विकास किया है तो कुछ अपभ्रंश से कुछ हट करके फिर हिंदी का विकास हुआ। इसलिए मानते हैं कि जो अपभ्रंश भाषा है वो अपभ्रंश भाषा जो है, अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश भाषा से विकास हुआ है, हिंदी की उत्पत्ति हुई है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो सी नंबर सही है हमारा, सी नंबर सही है। अगर हम, चलो ठीक, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हिंदी बात करते हैं। अगर बोल दिया जाए कि हिंदी विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, जो 14 सितंबर को मनाते हैं। अगर बोल दिया जाए किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 343 के अंतर्गत आता है हिंदी भाषा। ठीक, और हिंदी भाषा जो है ये हमारी जो संविधान है, संविधान की 8वीं अनुसूची है, तो उसमें जो है 14 भाषाएं थी, फिर 8 भाषाएं जोड़ी गई थी, टोटल मिला के 22 भाषाएं हो गई थी। तो ये हिंदी तभी से है। ठीक, तो हिंदी से ये संबंधित हो, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में ब्रज भाषा को ब्रजावली के नाम जानते हैं? ब्रज भाषा मतलब कि, ब्रज भाषा मतलब कि किस, अगर ये पूछ ले किस अपभ्रंश में आता है, किस अपभ्रंश में आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आता है शौरसेनी अपभ्रंश में। क्यों क्यों आता है? क्योंकि शौरसेनी के अंतर्गत 4 भाषाएं थी। कौन कौन सी? एक गुजराती आती है, एक राजस्थानी आती है, एक गुजराती, राजस्थानी, एक पश्चिमी आती है। 3 ही होती हैं, मैंने 4 बोल दिएगा। तो ये शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत जो पश्चिमी आएगी, भाई राजस्थानी गुजराती हो गया है, पश्चिमी हो गया है, जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। अगर कोई भाई, ये देखो क्या होता है ना कि क्वेश्चन फंसा सकता है, तो हम तुमको जानकारी होनी चाहिए कि ये अपभ्रंश को शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। अगर पूछ लिया जाए, अगर इसमें बोल दिया जाता कि ब्रज भाषा जो है कौन से अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, तो इसमें लिखा होता शौरसेनी ए नंबर, बी नंबर लिखा होता अर्ध मागधी लिखा होता, फिर लिखा होता कि ब्राह्मण लिखा होता,
ब्राचड़ लिखा होता, ब्राचड़ एक क्या है, अपभ्रंश ही तो है, और लिखा होता, मराठी लिखा होता, तो अगर ये ऑप्शन दे देते तो फिर क्या करते, तो अगर हमको जानकारी है तो सौरसेनी हम टिक मार देते, क्योंकि सौरसेनी के अंतर्गत हमारा पश्चिमी हिंदी आती है। और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं, पश्चिमी हिंदी में आती है हरियाणवी, हरियाणवी इसको बोलते हैं बांगरू बोलते हैं, ठीक, बांगरू बोलते हैं। और हरियाणवी के बाद कौन सी भाषा आती है, हरियाणवी हो गया, खड़ी बोली हो गया है, जो बोलते हैं कौरवी बोलते हैं, कौरवी या खड़ी बोली बोलते हैं, ठीक। ब्रज भाषा होती है कन्नौजी होती है, ब्रज भाषा हो गया है, कन्नौजी हो गया है। एक और भाषा है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा कन्नौजी, एक और भाषा है। तो जो ब्रज भाषा आती है वो भी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो जो ब्रज भाषा आता है, ब्रज भाषा आती है तो किसके अंतर्गत आती है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसीलिए मैंने कहा जो ब्रज भाषा है उससे संबंधित ये क्वेश्चन हो गए, ठीक। तो हमारा जो है देखो, तुम्हारा इस क्वेश्चन के साथ साथ तुमने सौरसेनी भी पढ़ लिया है मैंने, और अपभ्रंश बता भी दिए, कई अपभ्रंश बता दिया मैंने सौरसेनी के साथ साथ, सौरसेनी की पार्ट भी बता दिया मैंने, और सौरसेनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी बता दिया, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भाषा मैंने बता दिया कि ये भाषाएं होती हैं। जैसा होता है ये तो हो गया मतलब ये हो गया पश्चिमी हिंदी हो गया है। जैसे मैंने बोला कि अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है, ये पूर्वी हिंदी में आती है। अगर बिहारी में पूछ लिया जाए, बिहारी में कौन कौन सी भाषा आती है, बिहारी में आती है मैथिली, मागधी और भोजपुरी आती है, यह बिहारी में आती है। अगर बोल दिया जाए कि जो पहाड़ी होती है, पहाड़ी में कौन कौन सी भाषा आती है, एक कुमायूं है, और एक पहाड़ी में कुमायूं आती है, एक आती है गढ़वाली, ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है, कुमायूं और गढ़वाली आती है। तो और तुमने अगर स्टैटिक मतलब जो स्टैटिक जीके तुमने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र में है, जो कुमायूं की हिल्स है, पहाड़ी है ना, उत्तराखंड में जो है, जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, तो वही उसी की बात हो रही है। तो ठीक है, ये हो गया है, ये आपका रिवीजन भी इसके साथ हो रहा है भाई। इस क्वेश्चन के साथ तुम्हारे कितने फैक्ट चीज़ें आ गई, ये चीज़ें आ गई हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है चीज़ें। हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर कितने वर्णों की संख्या मानी गई है। अच्छा, दो चीज़ होते हैं हिंदी वर्णमाला में, जैसा होता है कि उच्चारण के आधार पर 45 होती हैं, वर्णों की संख्या 45 होती है, 45 होती है, 45, और लेखन के आधार पर 52 होती है। अच्छा अगर इसको तोड़ें तो क्या तोड़ेंगे भाई, 33 क्या होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, प्लस 2 क्या होता है, द्विगुण मतलब ढा होता है, 35 हो गए, 35 हो गए, और 10 जो है ये स्वर होते हैं, तो इसलिए 45 हो गए तुम्हारे, 45 हो गए उच्चारण के आधार पर। अगर लेखन की बात करते हैं तो लेखन में क्या हो जाता है कि लेखन में ये हो जाता है कि इसमें 35 तो होते हैं, 4 जो तुम्हारे क्या होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं, 4 होते हैं ना, छ त्रज्ञा ऋषि होता है, छ त्रज्ञा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ छत्रज्ञा, क्योंकि इसमें जगह नहीं है। तो 35 संयुक्त अक्षर 4 हो गए, ये कितने हो जाए, 39 हो गए, 13 जो है स्वर हो गए, तो मिला करके 52 वर्ण हो गए। तो हमारे जो है लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, 52 होते हैं। एक बार ये यूपीएसआई में पूछ चुका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 52 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर के अंतर्गत नहीं आता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ह्रस्व स्वर मतलब क्या होता है, ये क्या होता है कि हम इसमें देखेंगे, ह्रस्व स्वर मतलब होता है कि जो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो बड़ा आ होता, बड़ी ई होता, बड़ा ऊ होता, आए, ओ, औ, आ,
है ना। तो ये सब आते हैं। जो छोटा बड़ा ऊ है ये दीर्घ में आता है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, ना कि ये इस स्वर के अंतर। शिष्य मतलब क्या होता है, छोटा। जो स्वर होते हैं ना, जो स्वर 13 होते हैं, 13 होते हैं, तो उन्हीं में जो छोटे स्वर होते हैं आ ई उ, ये क्या है, जैसे तुमने एक मात्रिक पढ़ा होगा, तुमने अगर छंद पढ़ा होगा, छंद में एक मात्रिक होता है तो ये छोटे ही तो होते हैं। आ ई उ ये एक मात्रिक होता है, ये दो मात्रिक होते हैं, मतलब इसमें दो मात्राएं होती हैं। जैसे बड़ा है, बड़ा ऊ, ए ओ औ, तो इसमें दो मात्रिक होते हैं। तो इसमें देखो तुम इससे जो है मतलब उसका संबंध रख सकते हो कि समझने का कि छोटा आ ई उ इसलिए होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही है हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए 4 विकल्पों में से वर्तनी के दृश्य शुद्ध शब्द है। अनुषांगिक होता है, अनुषांगिक होता है, अनुषांगिक होता है कि अनुषांगिक। जैसे छोटा आ नहीं होता, बड़ा आ ही होता है, शांगिक में होता है। ये जो पेट चिरवा वाला ख होता है उसको बोलते हैं अनुषांगिक। तो बड़ा सा नहीं होता है इसमें, इसमें गलती लग गई है, मतलब लिखने में गलती हो गया है। ये अनुषांगिक होता है, छोटा सा होता है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। ये वर्तनी होती है, जैसे कुछ वर्तनी होती हैं वो बार बार क्या आती हैं, पेपरों में पूछी जाती हैं। जैसे अनुग्रह है, अनुग्रह जो है ये सही लिखा है कि गलत लिखा, अनुग्रह, अनुग्रह जो है ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। अच्छा, जो श्रृंगार है, श्रृंगार सही लिखा है, ये शुद्ध शब्द इसका लिखना है आपको, शुद्ध शब्द लिखना श्रृंगार का, अनुग्रह का शुद्ध शब्द लिखना तुमको। ज्योत्सना, ज्योत्सना, क्यों क्या क्या लिखा था, अनुग्रह हो गया है एक, दूसरा हो गया है श्रृंगार हो गया है, और ज्योत्सना हो गया है, और क्या ज्योत्सना हो गया है। तो इनके क्या है, हमको शुद्ध रूप लिखना है। एक होता है हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिप होता है, तो हिरण्यकशिप होता है। अच्छा, जो अनुग्रह है, तो आपको क्या बताना है, अनुग्रह का ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। जो श्रृंगार है, जो श्रृंगार है, वो श्रृंगार जो है ये श्रृंग होता है, श्रृंगार। जो ज्योत्सना होता है, ज्योत्सना, ज्योत्सना होता है कि ज्योत्सना मतलब आधा ता होता है, आधा शा होता है, फिर ना होता है, ज्योत्सना लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से ग्रीस शब्द में कौन सी संधि विच्छेद होगी। ग्रीस में क्या होगा, जैसे ग्रीस होता है, हरीश होता है, हरीश होता है, ग्रीस होता है, परीक्षा होता है, परीक्षा, परीक्षा। तो ये सब क्या है, ग्रीस है, हरीश है, परीक्षा है, तो ये क्या है, ये इसके जो संधि विच्छेद होती है। जैसे गिरिधन ईस होता है, बी नंबर सही है, गिरिधन ईस होता है। इसी तरह जो हरिधन ईस होता है। अच्छा, परीक्षा में परीक्षा क्या होता है, परिधन इच्छा होता है, इच्छा, छत्री छा, तो इच्छा ईशा नहीं होता है, क्योंकि परीक्षा में इच्छा बचेगा तो उसमें परीक्षा हो जाता है। तो ये कुछ उदाहरण थे। जैसे अब ये कौन, अगर ये पूछ लिया जाता है संधि विच्छेद कौन सा पार्ट में है, तो ये एक स्वर संधि है। स्वर संधि, क्योंकि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि 3 प्रकार की होती है। जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि के अंतर्गत, जो स्वर संधि होता है उसके अंतर्गत क्या आता है, दीर्घ संधि होती है। भाई स्वर संधि के भी पार्ट होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि होती है, और गुण संधि होती है, फिर यण संधि होती है, फिर वृद्धि संधि होती है, फिर अयादि संधि होती है, अयादि संधि होती है।
देखो क्या होता है कि मैं लिख रहा हूँ, जैसे लिख रहा हूँ ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करो, आपका रिवीजन हो जाएगा ये। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत जैसे होता है आ प्लस आ मिला करके बड़ा बन जाता है, ई धन ई मिला के बड़ी हो जाता है, या छोटी ई मिल करके बड़ी मिल करके ई बन जाएगा। मतलब कि उसमें जो है बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो इसमें दीर्घ संधि मिलते हैं। तो हमारा जो है अगर ये पूछ लेता कि ग्रीस में कौन सी संधि हो जाएगी, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी, और ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है। स्वर संधि का पार्ट है और दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अनुरूप का सही विग्रह क्या है? अनुरूप का रूप के अनुसार, ए नंबर, रूप के समान, बी नंबर है, सी नंबर है रूप के योग्य है। तो अनुरूप का सही विग्रह क्या हो जाता है? रूप के योग है। जैसा तुमसे बोल दिया जाए कि प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रतिदिन, प्रति और दिन, ठीक है। अगर ये भरपेट, तो पेट भर के, तो जो अच्छा हाँ जो ठीक है, ये भरपेट हो गया, प्रतिदिन हो गया है, अनुरूप हो गया है। तो अगर ये तुमसे पूछ ले जाए कि ये समास है, ये किस समास के अंतर्गत आते हैं? जो समास होता है ये किस समास के अंतर्गत आते हैं? भाई अव्ययी भाव समास। तो अगर ये पूछ लीजिए कौन सा समास का भेद हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, कि द्विगु समास हो जाएगा, कि द्वंद्व समास हो जाएगा, कि कर्मधारय समास हो जाएगा, कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा, या तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो किस समास के अंतर्गत आएगा अनुरूप? तो ये आ जाएगा अव्ययी भाव समास होता है। अनुरूप जो है ये अव्ययी भाव समास होता है। और इस अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या होती है कि जो उसका प्रथम पद होता है वो क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है, अव्यय होता है। इसमें देखो अनुरूप है, अनु क्या है? एक अव्यय है, रूप तो अनुरूप, तो प्रथम पद क्या है? अव्यय हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही है, रूप के योग्य। अगला क्वेश्चन है, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय, बी नंबर कृदंत प्रत्यय, सी नंबर है तद्धित प्रत्यय, डी नंबर है प्रत्यय। तो क्या हो जाता है? ये कृत प्रत्यय हो जाता है, ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा होता है? अच्छा, शब्द क्या होते हैं? शब्द आपने सुना होगा, जो शब्द होते हैं, या बोल सकते हो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या बोल सकते हो कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या रूप के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ये अलग अलग शब्द होते हैं। तो जो हमारा शब्द होता है, तो उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूप के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है कि भेद पूछ लेता है कितने भेद होते हैं। तो हमारा जो विकारी शब्द है ये रूप के आधार पर शब्द है, विकारी होता है, एक अविकारी होता है। एक अविकारी होता है, ये शब्द के 2 पार्ट होते हैं। ये रूप के आधार पर शब्द के 2 पार्ट होते हैं, एक विकारी और अविकारी होता है। अच्छा, विकारी शब्द क्या होते हैं? जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं? विकारी शब्द बोल सकते हैं। अविकारी में ऐसे नहीं कर सकते हैं, लिंग वचन इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसलिए अविकारी होता है। तो जैसे इसमें आज कम क्या, आज ये क्या है, आज कल परसों ये क्या है, सब अव्यय हैं, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक, बी नंबर लड़का है, तो लड़का क्या कर सकते हैं, इसमें लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा होता है लड़का क्या हो जाता है, लड़की हो जाता है। तो इसमें जो है पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो जाता है, तो हमने लिंग परिवर्तन कर दिया, तो इसलिए जो है इसमें लिंग निर्धारण हम कर सकते हैं, इसलिए इसमें विकारी शब्द हो जाएगा, लड़का का लड़की हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
छतरी शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा भाई? स्त्रीलिंग मतलब दुल्लिंग होता है, लिंग जो है पुल्लिंग या तुम स्त्रीलिंग कह सकते हो भाई। नपुंसक लिंग जो है इसमें नहीं होता है, कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। और स्त्रीलिंग में क्या खासियत होती है, या तो इकारांत होगा लास्ट में, या तो आकारांत बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं कि हमको ये अक्षर मालूम होना चाहिए। जैसे छतरी है, चलो ठीक है, ये तो शब्द लिखा हुआ है। अगर मैं बोल दिया जाए कि कुम्हार, कुम्हार का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग क्या होता है कुम्हार का। अगर ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है। पंडित का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है। तो ये कुछ शब्द होते हैं, जैसे कुम्हार का कुम्हारिन, ठीक है, कुम्हारिन, ठीक है। ये कोई मतलब जो है ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया था। ठाकुर का जैसे आइन लग करके ठकुराइन, पंडिताइन, है ना, पंडित का पंडिताइन, तो आइन लग करके ये आइन प्रत्यय हो जाता है, तो ठकुराइन हो जाता है, ये स्त्रीलिंग है। तो जो छत्री है वो छत्रणी हो जाती है। क्या हो जाती है, न छत्री होती है न छत्राणी होती है, ये छत्रणी होती है। अच्छा, ए नंबर और सी नंबर जैसे देखो, ए नंबर और सी नंबर में कन्फ्यूजन है, छत्रणी हो जाती है कि छत्राणी हो जाती है। छत्री का ये स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, छत्री, छत्रणी या छत्राणी। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर सही है, छत्राणी हो जाएगा। इसमें देखो कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तेल देखो तेल की धार देखो, ये क्या है। ये अगर पूछा जाए ये मुहावरा है कि लोकोक्ति है, ये एक लोकोक्ति है। लापरवाही से नुकसान होता है कि तेल की धार देकर तेल की परीक्षण करना, काम करते समय उसकी पहचान करना, रुख पहचानना। तो इसमें क्या होता है, रुख पहचानना, डी नंबर सही है। तेल देखो तेल की धार देखो, ये क्या है, एक लोकोक्ति है। इसका रुख सही, डी नंबर सही है, रुख पहचानना। अच्छा, कुछ लोकोक्ति होती हैं, जैसे एक लोकोक्ति है, हाथ कंगन को आरसी, हाथ कंगन को आरसी, क्या ये क्या है लोकोक्ति, आपको ढूंढना है कि इसका अर्थ क्या होगा। हाथ कंगन को आरती, आरसी होता है। ठीक, एक ये हो गया है। एक होता है आ बैल मुझे मार, तीसरा होता है कि गोद में छोरा गांव में ढिंढोरा, इसका अर्थ क्या होगा। ठीक, ये कुछ क्या है लोकोक्तियां हैं, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि इसमें जगह कम होती है। और कौन सी लोकोक्ति, ठीक है, 3 ये हो गई हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो इसका आंसर है डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में डींग हाँकना का अर्थ होता है शेखी बघारना, बुराई करना, हंसी उड़ाना, निंदा करना। तो क्या होता है शेखी बघारना, डींग हाँकना मतलब होता है शेखी बघारना होता है, ये नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में किसी नियम को ना मानने न मतलब किसी नियम को ना माने वाक्यांश का एक शब्द है, उच्छृंखल बोलते हैं। उल्लिखित, उद्भिज मतलब जिससे पैदा होता है, मतलब जो जमीन से पैदा होता है उसको उद्भिज बोलते हैं। उद्धारक, जो उद्धारक मतलब होता है जो उद्धार करता है, वो उसे उद्धारक बोलते हैं। तो डी नंबर सी नंबर सही मतलब गलत होगा। उल्लिखित मतलब लिखने से अर्थ होता है, उल्लिखित मतलब होता है लिखने से अर्थ होता है। ये नियम को न माने तो उच्छृंखल होता है। हम किसी के नियम को नहीं मानते हैं उसको बोलते हैं उच्छृंखल बोलते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं, मुमुक्षा, सुनना होगा, मुमुक्षा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। बुभुक्षा मतलब होता है कि भोजन करने की इच्छा, भूख करने मतलब है ना, खाने की इच्छा होता है बुभुक्षा। मुमुक्षा बुभुक्षा हो जाता है। अच्छा, ज से अगर संबंधित है, जैसे बोल दिया जाए कि जिजीविषा, तो ये जिजीविषा क्या होता है, जीतने की इच्छा होती है, जिजीविषा बोलते हैं। अच्छा, जिज्ञासा होता है एक, जिज्ञासा मतलब होता है जानने की कुछ वस्तु, हम किसी की बात जानने की इच्छा होता है जो उसको जिज्ञासा बोलते हैं। अगर जिज्ञासु है तो किसी को जानने की इच्छा, हम किसी की बात को जानते हैं वो अलग है, हम किसी को जानते हैं वो अलग है। तो जिज्ञासु और जिजीविषा और जितेंद्रिय,
जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया वो जितेंद्र होता है। ये क्या होते हैं, एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश और कई सारे आते हैं, जैसे आपने सुना होगा कृतज्ञ, ये बहुत पूछता है, कृतज्ञ और कृतघ्न, ये एक क्या होता है, ये विलोम शब्द में भी पूछ लेता है, कृतघ्न और कृतज्ञ। तो मतलब ये उपकार को मानता है और एक उपकार को मानता नहीं है। कृतज्ञ मतलब होता है उपकार को नहीं मानने वाला, ना मतलब नहीं, कृतघ्न। तो इसका आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टछाप का जहाज, पुष्टिमार का जहाज प्रमुख उपनाम से जाने जाते हैं, उस कवि का नाम क्या है? ए नंबर वाल्मीकि है। अच्छा, वाल्मीकि क्या बोलते हैं? आदि कवि बोलते हैं, क्योंकि ये आदि कवि है, ना हिंदी के ना संस्कृत ना नहीं, पहले बोलते हैं आदि कवि बोला जाता है किसको? वाल्मीकि को, मतलब प्रारंभिक कवि बोलते हैं, सबसे पहले कवि बोलते हैं। ये यूपीएसआई में आ चुका है पेपर में कि आदि कवि किसको बोला गया है? वाल्मीकि को। सरापा हिंदी के प्रथम कवि हैं, सरापा बोलते हैं, हिंदी के प्रथम कवि सरापा हैं। जो सूरदास हैं, इसको अष्टचाप के जहाज, पुष्टिमार का जहाज, सी नंबर सही है। और इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी कौन कौन सी हैं? शूरसागर साहित्य लहरी, और शूरसागर सूरावली, हाँ शूरावली, शूरसागर साहित्य लहरी, ये क्या है? इनकी रचनाएं हैं सूरदास की। तो सी नंबर सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे तुलसीदास। ये मानस के हंस बोले गए हैं, मानस के हंस तुलसीदास को। अच्छा, तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक विनय पत्रिका है, और रामचरितमानस है, जो दिवास में लिखी गई है, रामचरितमानस विनय पत्रिका है। और तुलसीदास ठीक है तो नहीं याद आ रहा है, तुलसीदास सी रचनाएं ये हो गई हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही है। अच्छा, कुछ लोगों के और जैसे उपनाम होते हैं, जैसे ये उपनाम हैं, तो उपनाम जो है, जैसे धनपत राय, ये पेपर में आ चुका है। धनपत राय जो है किसका नाम है? ये मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं कौन कौन सी हैं? वही हैं, गबन है, गोदान है, गबन, गोदान और कर्मभूमि, ये क्या है? प्रेमचंद की रचनाएं हैं। अच्छा, ये बोल दिया जाए कि जैसे उपनाम से भी जाने जाते हैं, जो हाँ मैथिली शरण गुप्ता हैं, मैथिली शरण गुप्त जो है उनको दद्दा बोला गया था। मैथिली शरण गुप्त जो है इनको दद्दा बोला गया था। ठीक, ये कुछ उपनाम हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के मोहरे, मानस का हंस, बूंद और समुद्र, यह उपन्यास किस उपन्यासों को कौन लिखा है? राहुल संकृत्यायन कौन है ये? अच्छा, राहुल संस्कृत उपन्यास क्या है? अगर उपन्यास बोलते हैं तो ये क्या है? मधुर स्वप्न, मधुर स्वप्न है, ये उपन्यास है किसका? राहुल संस्कृतायन का, ये मधुर स्वप्न है। और कौन सी हैं? और एक मैंने बोला था कि मधुर स्वप्न हो गया है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, वो शैतान की आँख। शैतान की आँख राहुल संस्कृतायन की उपन्यास है। जो अमृतलाल नागर हैं, ये शतरंज के मोहरे, मानस का हंस है, ये नंबर सही है। इसके उपन्यासकार हैं, ये नंबर सही है। भगवती चरण वर्मा, ये भूले बिसरे चित्र, हम भूल गए हैं, बिसर गए हैं चित्र को। और टेढ़े मेढ़े रास्ते हो गए हैं। अच्छा, इनके उपन्यास, वृंदालाल वर्मा के उपन्यास कौन कौन से हैं? ये हैं झांसी की रानी हैं, और कौन सी हैं? अहिल्याबाई होलकर, ये वृंदालाल वर्मा के उपन्यास हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुत्ते की पूंछ, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, पिंजरे की उड़ान, कहानी संग्रह, कहानीकार कौन है? तो ये कौन है? यशपाल, ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि मई करके गिरी कंदरा, कलित कानून के लिए निकुंज को, तो ये कौन सा अलंकार है?
अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, यमक। यमक क्या होता है? जैसे श्लेष और यमक में क्या होता था? श्लेष मतलब होता है कि उसमें चिपका हुआ वो जो वर्ण होता है वो उसमें कई मतलब अर्थ होते हैं। यमक में अलग अलग के वर्ण अलग अलग अर्थ देता है, उसको यमक अलंकार बोलते हैं। अच्छा, इसमें छेका अनुप्रास मतलब ये होता है कि इसमें जो वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, एक वर्ण मतलब एक या एक से अधिक जो वर्ण होते हैं, एक या अधिक होते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है, वो को छेका बोलते हैं। जो वृत्ता अनुप्रास होता है, एक या अनेक वर्ण होते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है। भाई अनेक वर्णों की पुनरावृत्ति भी हो सकती है और लगातार होती है इसमें। लाटा अनुप्रास होता है कि दोनों में कुछ अंतर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा वृत्तानुप्रास, बी नंबर सही है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें जो है कलित में का है, कलित में का है और कानून में का है और केली में का है। तो ये क्या है? ये पुनरावृत्ति हो गई है और लगातार हो रहा है, तो इसलिए जो है ये वृत्तानुप्रास हो जाएगा, वृत्ता अनुप्रास हो जाएगा। और ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। एक जो अलंकार होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थ अलंकार होता है। तो शब्द के द्वारा अलंकार होते हैं वो शब्द अलंकार, जो अर्थ के द्वारा होता है जैसे रूपक अलंकार हो गया है, उपमा अलंकार हो गया है और अतिशयोक्ति अलंकार हो गया है। तो ये क्या हो जाते हैं? इसके पार्ट ये अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ तहाँ मज्जा माश रचित लखी परत बखारे, जित जित चिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रत्नारे। अच्छा, जहाँ तहाँ मतलब जहाँ तहाँ इधर उधर मज्जा मांस रचित लखी परत बगारे, मतलब कि इतना ज़्यादा मज्जा मांस है, इतना ज़्यादा मांस है कि अब तुम सो नहीं सकते, एक तरफ से मांस पड़ा हुआ है, उसकी बात हो रही है। तो इसमें विभत्स क्या होता है? विभत्स घृणा, जो विभत्स इसका स्थायी भाव होता है तो घृणा होता है। अद्भुत आश्चर्य, इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है, भयानक भय हो जाता है। शांत समय निर्वेद होता है, समय निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव होता है। तो विभत्स घृणा हो जाता है, ये घृणा की बात हो रही है क्योंकि मांस मतलब जो मांस होता है, आप उसको देख करके कुछ लोग कहते हैं अरे ये बहुत घिनाएगा ना, तो उसकी जो मन में घृणापन आता हो वो होता है विभत्स। ये विभत्स रस की बात हो रही है। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? घृणा होता है विभत्स का स्थायी भाव। अच्छा, जो रस की बात आ रही है, रस 8 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि रस 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन 9वां जो रस है उन्होंने जो है जो रस अभिनव गुप्ता ने कहा कि जो 9वां रस को जोड़ा गया था उनके माध्यम से अभिनव गुप्ता ने, और वो शांत रस को जोड़े हैं। 9वां रस शांत रस बताया है। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए कि रसों के जो रसपति है, रसराज को बोलते हैं, वो श्रृंगार रस को बोलते हैं। श्रृंगार रस को रसपति या रसराज बोलते हैं। अच्छा, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रतिया प्रेम होता है, रतिया प्रेम बोलते हैं, उसका स्थायी भाव होता है। अगला क्वेश्चन है, चिदंबरा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है? तो चिदंबरा में सुमित्रानंदन पंत है। ठीक है, अगर ये तुमको, चलो ठीक है, ये तो तुमको याद होगा, लेकिन हो सकता है कि तुमको सन याद हो, तो 1968 है। अच्छा, एक ट्रिक याद कर लेना, जैसा यश मतलब क्या होता है? यष्टि होता है, यश मतलब 19 होता है ना। यश का जो है उसका गिनती में क्या होता है? यश का टी का 20 हो जाता है, तो हम यश को 90 लिखते हैं, तो वही है सुमित्रा में यश है तो 90 लिख 1968। अब बस उसके बाद 4 साल जोड़ दो, जिससे सुमित्रानंद पंत अगर तुम एक सीक्वेंस में याद की हो तो 1968 है। ये चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये स्टार्ट हुआ था 1965 में, ठीक है, और सबसे पहले हिंदी में इनको मिला था, सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा में इनको मिला था। ये बात हो गई है। तो ये 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने? 22 भाषाओं में, अब 23 भाषाओं में दिया जाने लगा है, इंग्लिश को जोड़ दिया गया है। ये बात ठीक है यहाँ तक। तो हमने जो बोला वो तो ठीक है, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो गया है, मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में बोल दिया। सुमित्रानंदन पंत हो गया है। रामधारी सिंह दिनकर जो है, ये कब की बात है? 4 साल जोड़ देना, 1968 में 4 साल जोड़ दो 1972। इनको रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी में
जो उर्वशी है, इसमें इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी में 1972 में। इतना क्लियर। अब इसमें जो आगे हैं इनको इसमें अब जो है इसमें जद्दा गायब हो गया था 1978 में। 1978 में अज्ञे को मिला था कितनी नावों में कितनी दूर, कितने नावों में क्या था, कितने नावों में और कुछ था। ज्ञानपीठ अज्ञे को कितने नावों में कितनी दूर, कुछ ऐसे था। तो 1978 में इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेव वर्मा को अब 4 साल जोड़ दो, 1982 मिला था। 1982 मिला था महादेव वर्मा को। यामा में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसमें? यामा में मिला था। तो ये सन सहित हो गया है कि कब मिला था। ये भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, ये तो मतलब जो है ये तो आता ही होगा, लेकिन सन तुमको याद होना चाहिए क्योंकि सन पूछने की उम्मीद ज़्यादा है। तो हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। जय हिंद।